Hey everyone, this is Priyanka Bishnoi. Welcomes you all to my YouTube channel. आज हम IT एक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है IT एक्ट। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, प्रोविजंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं और उन साइबर क्राइम्स के लिए आपको कितनी सजा हो सकती है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले IT एक्ट क्या होता है। IT एक्ट इज़ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो आया था। और इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो IT एक्ट आया था 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, ये एक मॉडल पे बेस है। उस मॉडल का नाम है UNCITRAL। UNCITRAL मॉडल पे बेस है। ये मेनली किस चीज़ के साथ डील करता है। IT एक डील करता है साइबर क्राइम के साथ और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उन चीज़ों के बारे में कि ये सब चीज़ें लीगली रिकॉग्नाइज हो, इस चीज़ को ये चेकआउट करता है। ठीक है, फॉर्मुलेट किया गया है टू इंश्योर द लॉफुल कंडक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का लॉफुल कंडक्ट हो और जिसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिले कि साइबर क्राइम्स को हम रिड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो ये होता है IT एक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक और चीज़ की बात करी जाए तो IT एक्ट के अंदर कितने सेक्शन आते हैं। 94 सेक्शन है IT एक्ट के अंदर, जिनको हमने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और 4 शेड्यूल है जिसके। ठीक है, IT एक्ट क्या करता है। IT एक्ट का अगर मेनली देखा जाए तो 9 मई को इसका बिल पास हुआ था और 17 अक्टूबर को बनाया गया था। कई बार बिल पास के बारे में भी क्वेश्चन होता है कि बिल कब पास किया गया। 9 मई को बिल पास किया गया था। IT एक्ट के अंदर एक CCA अथॉरिटी को फॉर्मुलेट किया गया है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, CCA क्या है तो थोड़ा अच्छे से जानते हैं। CCA एक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, रेगुलेट करने के लिए। IT एक्ट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। ये रेगुलेट करता है इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ DSC। लोगों को मतलब कि ये इशुएंस देता है और मैनेज करता है DSC को, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को, जो मतलब कि हर एक पर्सन की पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उस चीज़ को ये मैनेज करने का काम करता है। यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ये मैनेज करने का काम करता है। पॉलिसीज फ्रेम करता है। जितनी भी IT एक्ट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको फ्रेम करने का काम भी IT एक्ट करता है। रेगुलेट करता है और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम करता है। लाइसेंस करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इन द सेंस कि वो ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ जो क्या करती हैं, DSC को इशू करती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी CCA के बारे में। एक और चीज़ है कि क्या क्या लीगल पावर्स होती है CCA की। ये CA के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। क्यों सस्पेंड करेगा कि अगर CA इंफॉर्मेशन ना दे, ठीक है, जो मांगी है किसी ने उसका नॉन कंप्लायंस हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, तो CA के लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। इन्वेस्टिगेट करता है और ऑडिट करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कि क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। इशू करता है DSC को, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। तो ये कुछ चीज़ें थी CCA के बारे में। एक और चीज़ क्या होती है कि IT एक्ट जो है ना वो CERT से एसोसिएटेड है। CERT इन द सेंस कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक ऐसी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी से या फिर साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स से। CERT से एक और चीज़ याद आती है कि इसका RTI एक्ट में भी कुछ कनेक्शन है, ज़रूर याद कीजिए क्या रिलेटेड है RTI एक्ट से CERT में। इंडिविजुअल्स के पास में क्या होता है कि हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन। इंडिविजुअल्स के पास में राइट होता है कि अगर उनकी पर्सनल डाटा को कोई मिसयूज कर रहा है या उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो उसके पास में एक अधिकार है। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पार्टी अगर उसका मिसयूज कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट किया गया है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है पता है आपको।
जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो क्या करता है, एपलेट ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, सुनवाई की जाती है ना, अपील्स को सुनते हैं। तो वही कुछ इसके बारे में, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है कि ये सुनवाई करता है। किस चीज के बारे में सुनवाई करता है ये भी हमें पता होना चाहिए ना। ये सुनवाई करता है कि अगर सीसीए ने, कंट्रोलर ऑफ, जो भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, या फिर एओ एजुकेटिंग ऑफिसर, ये दोनों क्या करें, अगर ये दोनों अपना काम सही से ना करें या फिर जो भी इनके डिसीजंस हो अगर वो सही नहीं हो, तो इनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट करेगा तो उस चीज की सुनवाई कौन करेगा, सीएटी करेगा, साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल करेगा। ये सेक्शन 48 के तहत बनाया गया है आईटी एक्ट के। एक सेक्शन 50 के अंदर सीएटी का कोरिलेशन है, क्या है, सेक्शन 50 के अंदर इसके पीओ के बारे में बात की गई है। पीओ इन द सेंस, पीओ इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। पीओ क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। इनिशियली अगर हम बात करें जो साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल है, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीओ के बारे में ही बात की गई थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेयरपर्सन और मेंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसको कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स को जो चीफ अपॉइंट करने का बात नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि किसके दायरे में अपॉइंट किया जाता है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो सेक्शन 50 पीओ के बारे में बात करता है, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड की जाती है। अगर पीओ की अगर हम बात करें तो पीओ क्या होता है, पीओ होता है, पीओ की बात करें तो पीओ कौन हो सकता है, दो केसेस होते हैं। पहला तो या तो हाई कोर्ट से का क्या हो, वो जज हो, है ना, हाई कोर्ट का जज हो या फिर बनने वाला हो, तो वो पीओ बन सकता है। दूसरा पीओ कौन बन सकता है, कोई भी ऐसा सीनियर ऑफिसर, कौन सीनियर ऑफिसर जो मिनिमम 3 साल तो होना ही होना चाहिए, जिसने एटलीस्ट 3 साल एज अ ग्रेड 1 ऑफिसर काम किया हो कोई भी इंडियन लीगल सर्विस में, ठीक है। तो वो पीओ बन सकता है, एक सीनियर ऑफिसर और एक हाई कोर्ट, तो ये दोनों पीओ बन सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। एक और चीज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, अभी अगर आज की अगर हम बात करें, आज के टाइम की बात करें तो सीएटी को टीडीएसएटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब टीडीएसएटी क्या है, टीडीएसएटी है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। किससे रिलेटेड है ये टेलीकॉम से समझ में आ रहा होगा, टेक रिलेटेड है। जितने भी टैग रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करता है, टीडीएसएटी करता है। तो अब सीएटी को टीडीएसएटी के साथ में मर्ज कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें थी। एक और मेन बात होती है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसके पास, इसके साथ में क्या होती है कि इसके पास लीगल पावर्स पता है किसके बराबर होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, इसके पास जो सीनियर, जो सिविल कोर्ट के पास जितनी पावर होती है ना, जितनी पावर सिविल कोर्ट के पास में होती है उतनी पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है सीसीए एंड सीएटी, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके हैं, आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को और डिजिटल सिग्नेचर्स को। जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होगी, डीएससी है, उन सभी को रिकॉग्नाइज करने का काम, लीगली रिकॉग्निशन का काम किसका होता है, आईटी एक्ट का होता है। फैसिलिटेट करता है ई गवर्नेंस और अमेंडमेंट करता है, जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है ना उन सभी को अमेंड करने का काम आईटी एक्ट करता है। डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, CCA हमारे डाटा की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है।
साइबर क्राइम प्रिवेंट करने का काम करता है और रेगुलेट करता है जितने भी लॉज होते हैं उन सभी चीज़ों को। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब साइबर क्राइम्स की अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम्स कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड पेनल्टीज कौन कौन सी है, तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 43 किससे रिलेट करता है? डैमेज हो कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम से या फिर नेटवर्क से। क्या इसके अंदर ऑफेंस आता है कि अनऑथराइज एक्सेस कर रहा हो, डाउनलोड कर रहा हो, कुछ वायरस आ गया हो या फिर डाटा को डैमेज कर दिया गया हो। इसकी पनिशमेंट की बात करी जाए तो 1 करोड़ तक तो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर डिसऑनेस्टली किया गया ना तो वो सेक्शन 66 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। सेक्शन 66 क्या बताता है कि डाटा हैकिंग के बारे में बात करें या फिर डाटा को ब्रीच के बारे में, यानी कि डाटा को ब्रेक डाउन कर दिया गया है। ठीक है, अल्टर कर देना इन्फॉर्मेशन को डिसऑनेस्टी के साथ में या फिर फ्रॉड कर देना, धोखाधड़ी का केस जो बोलते हैं। 3 साल की जेल हो सकती है, 5 साल का फाइन हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट सेक्शन 66C, मतलब किसी का पर्सनल जैसे साइन को चोरी कर लेना, पासवर्ड को ले लेना। जैसे आजकल सुनिए रहे कि आपके पास में इतनी मनी हम सेंड कर रहे हैं, मेरी फोन आता है, आप अपना पासवर्ड बताइए क्या है, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है। 3 साल की जेल हो सकती है और 1 साल तक का फाइन होता है। 66D ये किसके बारे में बात करता है कि चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन, साइबर फ्रॉड है ये भी, ईमेल से हो, फेक वेबसाइट से हो या फिर कोई भी मीन्स ऑफ चीट से हो। 3 साल की जेल होती है और 1 लाख तक का फाइन होता है। 66E किसके बारे में बात करता है? वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी को तोड़ दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि किसी के पर्सनल इमेजेस को अपलोड कर देना उससे बिना पूछे। जैसे आजकल हम सुनते नहीं है कि जो प्रैंक्स होती हैं या फिर ऐसे कोई भी फोटोग्राफी करता है तो वो क्या करता है कि पहले परमिशन लेता है ना, कि क्या मैं आपकी वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ, वो वाली चीज। ठीक है, तो वो आती है इसके अंदर। इसके अंदर परमिशन लेने की बात करता है। अगर नहीं ली है तो 3 साल की जेल हो सकती है और 2 लाख तक का फाइन होता है। अगर सेक्शन 67 की बात करें तो ये पब्लिश करना ऑब्सेंस मटेरियल, कुछ भी सेक्सुअल एडल्ट से ऑब्सेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो इसके अंदर आती है। 3 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख का फाइन होता है फर्स्ट कन्विक्शन पे। अगर पहली बार आपने ये कुछ किया है, ऐसा कुछ ऑब्सेंट मटेरियल अपलोड किया है, तो ये हो सकता है। अगर दोबारा आप वही चीज़ कर रहे हो तो 5 साल तक की जेल होती है और 10 लाख का फाइन होता है। ठीक है, सेक्शन 67A पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये इम्प्लिसिट कंटेंट होता है, ये एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए। ठीक है, तो पहली 5 साल की 10 लाख तक का फाइन और दूसरे टाइम पे 7 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन। सेक्शन 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आजकल जो हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, तो वो चीज़ होती है। अगर पहली बार में आपने ये किया है, फर्स्ट टाइम है, तो 5 साल की जेल और 10 लाख का फाइन। दूसरी टाइम किया तो 7 साल की जेल और 10 लाख का फाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेक्शन 69 इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग, मतलब कि आपने क्या कर दिया कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट कर दिया, फिर उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए 7 साल तक की जेल हो सकती है और उससे रिलेटेड फाइन होता है। 69A वेबसाइट को ब्लॉक कर देना। आप कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी पब्लिकली कोई भी चीज़ ऐसी है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, तो 7 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है। सेक्शन 72 ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, इससे रिलेटेड कई बार PYQ भी आए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली और प्राइवेसी कौन से सेक्शन के तहत आता है, तो सेक्शन 72 में आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सनल डाटा उसको डिस्क्लोज कर देना बिना पूछे। ठीक है, 2 साल तक की जेल होती है और 1 लाख का फाइन होता है। सेक्शन 66F साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पूरी जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है, कि हमारी देश से रिलेटेड कुछ भी चीजें ऐसी हो जो नुकसान पहुंचा रही हो हमारे देश को, आतंकवाद से रिलेटेड हो, तो वो क्या आती है, सेक्शन 66F के अंदर आती है। कुछ की प्रोविजंस हैं IT एक्ट के, जैसे कि लीगल रिकॉग्नाइज करना, वो किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 4 और 5 के अंदर आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल स्टेटस देता है। ठीक है, हमारे सिग्नेचर्स को लीगली रिकॉग्नाइज करना सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में बताया गया IT एक्ट के।
ई गवर्नेंस और डिजिटल फिलिंग की बात करें तो सेक्शन 6 टू सेक्शन 8 तक बताई गई है। साइबर क्राइम्स की अगर हम बात करें ऑफेंस की, तो 43 सेक्शन क्या बताता है कि अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, डैमेज कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को। 66 हैकिंग के बारे में बात करता है। 66B टू 66F आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, प्राइवेसी वायलेशन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। तो ये कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अगर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो सीसीए कौन से सेक्शन में काम करता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेक्शन 17। तो 17 से 34 तक क्या है कि इसके बारे में ये बताता है कि लाइसेंस कैसे कर रहे हैं, रेगुलेट कैसे कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडर्स को। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात करें तो 35 टू 39 जो सेक्शंस होते हैं ना, वो इशुएंस क्या होगी, सस्पेंशन कैसे होगा, वो डीएससी के बारे में बात करते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स की ड्यूटीज की बात करें तो 48 टू 42 सेक्शंस के बारे अंदर बताई गई उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंडिविजुअल का जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको होल्ड करने के लिए, वगैरह वगैरह। पेनल्टीज कौन कौन सी है ये 43A टू 47 के अंदर बताई गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है, सेक्शन 48 टू 64 एस्टेब्लिशमेंट किया गया है साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल का, जैसे हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सेक्शन 48 में सीईटी के बारे में बात की गई है। गवर्नमेंट की पावर्स की बात की जाए तो सेक्शन 69 और 69A जो क्या करती है कि बताता है कि मॉनिटर करना कैसे होता है, एम्पावर करना गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सेस का, जो भी 2 मिनट पहले हमने साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये कुछ था आरटीआई आईटी एक्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सारी चीज़ों को क्विकली रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप आपको हेल्पफुल होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आईटी एक्ट का, क्या ये रेगुलेट करता है टैक्सेशन को आईटी सर्विसेज पे, प्रोवाइड करता है लीगली रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को, या फिर रेगुलेट करता है मोबाइल नेटवर्क्स को। तो जस्ट 2 मिनट्स पहले पढ़ा, आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, याद आया होगा क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर्स। ठीक है। आईटी एक्ट 2000 कब आया था, केम इनटू फोर्स, कब आया था, कुछ ध्यान आ रहा है? 1 जनवरी को आया था, 17 अक्टूबर को आया था, 26 जनवरी को आया था, या 1 जुलाई को आया था? ये आया था 17 अक्टूबर को, है ना। आपको ध्यान होगा कि आईटी एक्ट का आया तो था 17 अक्टूबर को, लेकिन अगर हम इसकी वो बात करें कि आईटी एक्ट का बिल कब पास हुआ था, 9 मई को पास हुआ था, है ना। अगर इसके बिल पास की बात की जाए तो बिल तो पास हुआ था 9 मई को, और आया कब था, 17 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से सेक्शन डील करते हैं पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? सेक्शन 65, 67, 66E या फिर सेक्शन 43? तो सेक्शन 67 डील करता है ऑब्सेंस मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है। अगर अंडर आईटी एक्ट 2000 साइबर टेररिज्म कौन से सेक्शन से रिलेटेड करता है, कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? जो ये सेक्शंस पूछ रही हूँ इनके साथ में आप पेनल्टीज भी याद कीजिए। साइबर टेररिज्म से तो सीधा याद आना चाहिए, देशद्रोह के बारे में जो बात कर रहा है। कौन से सेक्शन से ये ताल्लुकात रखता है? दैट इज 66F। कितनी पेनल्टी होती है? लाइफ टाइम की आपको जेल हो सकती है अगर आपने देश से रिलेटेड कुछ भी आपने ऐसा आतंकवाद से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हो वो। अगर डिजिटल सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 2P, सेक्शन 3, सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 2TA? दैट इज सेक्शन 2P। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सेक्शन 2P के अंदर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following authorities is responsible for licensing certifying authorities in India? CBI है, TRAI है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज है, या फिर सेबी है? आई होप ये तो जल्दी समझ आ गया होगा। दैट इज कंट्रोलर ऑफ CCA। CCA क्या है, कौन से सेक्शन में आया है, ठीक है, इसकी लीगल पावर्स कौन सी होती है, इसकी की फंक्शंस क्या होते हैं, सभी हमने पढ़े हैं। क्विक रिवाइज करना है इस चीज़ को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 66C के अंदर जो आइडेंटिटी थेफ्ट की बात की गई है वो कितने ईयर्स की पनिशमेंट मिलती है उसको, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। 3 ईयर है तो उसके साथ में फाइन अप टू 1 लाख है। यस, 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन आपको भरना पड़ सकता है। तो ये है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी IT एक्ट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया देन लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो उस चीज़ के लिए कमेंट कीजिए। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और अच्छा करना चाहूँगी और अच्छे तरीके से बताना चाहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।